कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरती है, फिर उसका पैट आता है, तो पैट में से डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो जब डिविडेंड आपके अकाउंट में पहुंचता है उस पर फिर से आपको फुल टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इट इज़ डबल टैक्सेशन ना, टैक्स पेड प्रॉफिट के ऊपर फिर से। और डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड तो यही है ना कि भाई ओनर जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा ओनर तक पहुंचाया जा रहा है, तो भाई प्रॉफिट पे तो टैक्स भर दिया ना हमने, तो वो जब ओनर तक पहुंच रहा है तो फिर से क्यों उस पर टैक्स लगना चाहिए? हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि एफआईएस को रिलैक्सेशन दे देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है एफडीआई को देने से, बट आम आदमी ने संभाला इस बार भी मार्केट को। अगर रिटेलर नहीं होता तो इस बार का मार्केट में बहुत दिक्कतें आ रही थी जो दिख भी रही थी सामने सामने। किसी को बोलो कि 2002 में पैसा लगाने का मतलब लगाना चाहिए था, 2008 में हाँ लगाना चाहिए था, 2013 में ज़रूर लगाना चाहिए था, 2019-20 में अरे मिस हो गया, 2022 वो भी मिस हो गया, 2026 नहीं लगा। अगर आपका आज के दिन म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में या फिर इंडियन मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ₹1 भी इन्वेस्टेड है, तो आज की इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन में आपको माइंडसेट मिलेगा 2026 के लिए, 2027 के लिए कैसे रेडी होना है पता चलेगा, कौन से सेक्टर स्पेसिफिकली आईटी हो गया, एआई हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इंडियन मार्केट के रिलेटेड, कमोडिटी के रिलेटेड सब कुछ डिस्कशन मिलेगा। हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर जो चीज लंबी होती है वहीं पे मजा असली आता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बात कर पाते हैं, हम लोग डिटेल में बात कर पाते हैं। और हमारे साथ आज डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल बेस से लेके ग्राउंड जीरो से लेके एडवांस लेवल तक है आशीष सर। आशीष सर को ऑब्वियसली आपने कई बार हमारे साथ देखा है, ही सीईओ ऑफ वाइट ओक कैपिटल एंड मेरे पर्सनली गुरु है, आप सभी को पता है, हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। वेलकम सर, कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू सर स्विट्जरलैंड घूम के आए हो, क्या था स्पेशल अबाउट स्विट्जरलैंड? क्या अच्छा लगा वहाँ पे जो भी इंडिया में नहीं है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा रोटेट हो रहा है, ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है अभी तक? हाँ, तो मतलब वहाँ पे जब गए थे तो पहले तो इंडिया से ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी ज़्यादा थी? हाँ, इन जून आपने पढ़ा होगा यूरोप में हीट वेव हो गया, स्विट्जरलैंड में भी 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, गर्मी हो गई। तो एनीवे दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट, बट हाँ मतलब थोड़ा दैट वाज डेफिनेटली अ चैलेंज, बट अदरवाइज आई थिंक दैट सीखने का है बहुत कुछ। मतलब जैसे जो मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है कि जितनी ब्यूटी वहाँ पे उतनी है हमारे यहाँ पे। 100%। और दूसरा चीज़ मेरे को सीखने को ये मिला कि भाई रोपवेज बनने चाहिए। हम लोग यहाँ पे ना हाईवेज़ पे बहुत फोकस है, पोर्ट्स पे फोकस है, एयरपोर्ट्स पे फोकस है, लेकिन अगर आपको टूरिज़्म और नेचुरल ब्यूटी बनाने का है ना तो यू नीड रोपवेज। इंटरेस्टिंग। ये ऐसे जो हम लोग गाड़ी लेके और बस लेके ऐसे ऐसे जाते हैं ना, वो स्केलेबल नहीं है, यू नीड रोपवेज। वो देखने में भी अच्छा होता है और टूरिस्ट पॉइंट भी अच्छा हो जाता है, For टाइम एंड मनी। tourists and for time, see you need to be able to reach thousands of feet, say 7 to 8,000 feet, 10,000 feet up. You need to reach in 10-15 minutes or 5 और मेरे को minutes लगता है or सर whatever it is. मार्केटिंग भी बहुत क्रेजी करी है उन्होंने अपनी लोकेशंस की। हमारे पास भी है, मतलब नीम का चेन, वो कहते हैं ना क्या, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा कश्मीर लंदन से कम नहीं। हाँ, तो एग्जैक्टली, सो वी हैव ऑल। मैं तो बार बार गया हूँ, मेरा रियल काम के लिए गया हूँ, टूरिज्म के लिए गया हूँ, बट आपने जब पूछा तो अचानक मुझे ये ध्यान में आया, जो वहाँ पे भी ध्यान में आया था कि ये रोपवेज जो है ना, केबल कार्स एंड रोपवेज, दिस इज द गेम फॉर अ कंट्री लाइक अस दैट्स ऑल्सो सीरियस पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स नॉट, हम लोग को लगता है कि खाली रेलवे और पोर्ट होता है या एयरपोर्ट होता है, बट अगर टूरिज़्म चाहिए तो यू नीड लास्ट माइल, एंड लास्ट माइल एंड ये हिली एरियाज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने यहाँ पे इंफ्रा पे एक्सपेंडिचर की बात करी है। यूजुअली हमने देखा है सरकार भी, इंडिया में भी, जब भी सेकेंड पार्ट ऑफ द टेन्योर में यूजुअली ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रा के ऊपर, और अभी तक हम देख भी रहे कि इंफ्रा के स्टॉक्स या सेगमेंट्स थोड़ा सा रुके हुए हैं कंपेरेटिवली। तो क्या आप सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी कि इंफ्रा वापस से चलना चाहिए, या वापस से सरकार का फोकस आ आई जाएगा? थिंक दैट कोविड के बाद से सरकार ने ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत स्पेंड किया है। दैट इज़ देयर मोर प्रोडक्टिव वे ऑफ किक स्टार्टिंग द इकोनॉमी, मोर प्रोडक्टिव वे ऑफ ऑल्सो क्राउडिंग इन प्राइवेट केपेक्स। क्योंकि अगर समझो कोविड के टाइम हम लोग रिसेशन में चले गए, अब हमको इन अ प्रोडक्टिव लास्टिंग मैनर स्टिमुलस देना है इकोनॉमी को, और हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी प्रोत्साहित हो, राइट, और चाहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ बाउंस बैक करें। तो सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। तो फर्स्ट राउंड द गवर्नमेंट लेड द इन्वेस्टमेंट देमसेल्फ, दे स्टार्टेड पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन, लाइक आई सेड, रोड्स, रेलवेज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एवरीथिंग, करेक्ट। तो इनका होप ये होता है कि भाई पहले सरकार लीड करेगी, फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा, बिकॉज ऑर्डर्स प्लेस होंगे, केपेक्स बढ़ेगा, ये सब होएगा, राइट। लेकिन अभी पिछले थोड़े समय में अगर आप देखो तो तेल का दाम बढ़ गया, राइट, डेफिसिट और करेंसी और ये सब चीज़ों पे प्रेशर आ गए, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, राइट। तो उससे क्या होता है, फिर सरकार ने ऑब्वियसली हर स्टेट इलेक्शन में कुछ ना कुछ स्टिमुलस दिया जा रहा है, टैक्स में रियायत दे दिया, जीएसटी में रियायत दे दिया,
So I think now the government's focus will be on the people and the consumption rather than on the, ये सब चीज़ें सिक्लिकल होती हैं. इंफ्रा पे नहीं आएगा मतलब आपके हिसाब हाँ, से? तो बोलने का मतलब ये है कि देखिए, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स बूस्ट करने में स्पेंड कर रही है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट नीड्स द रिसोर्सेज, सो देन दे विल बी इन अ मोड टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू एंड लीड द स्पेंडिंग. बट इफ दे कीप ओनली डूइंग दैट, अगर ऐसे ही अगर चलेगा, then their priority is on spending on the capex and the infrastructure, then how will they have adequate resources for giving, say, subsidies or giving फ्री का पैसा stimulus कैसे जाएगा? to the consumer, right? दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. तो अगर आप 2019-20 के बाद देखें, वो 10 लाख करोड़ का फिगर आया प्रोडक्शन, था। हाँ, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कॉर्पोरेट टैक्स कट, infra spending, all of these things what government did, they cannot keep on doing it all the time, because ultimately at some point in time people will say कि भाई आम, जैसे सर एक रेसम भी हुआ था कि हम लोग पोर्ट्स और रोड्स बना रहे हैं और आम आदमी के पास कंजम्पशन देखो गिर रहा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रेस में है, ये भी. सो दीज आर सिक्लिकल. गवर्नमेंट कैनॉट कीप स्पेंडिंग ओनली ऑन वन साइड. इफ दे स्पेंड अ लॉट ऑन वन साइड, द अदर साइड विल स्टार्ट फीलिंग द डेफिशिएंसी, राइट. और क्या है कि अगर गवर्नमेंट एक साइड पे स्पेंड करती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आएगा यूनिफॉर्मली, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है. सो दे हैव टू एंश्योर दैट सिक्लिकली ही सही, बट दे शुड बी एबल टू स्पेंड ऑन सो बोथ मतलब अभी भी साइड्स. आपके हिसाब से कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू द इंफ्रा? देखिए, उसके आसार तो दिख रहे हैं ना, क्योंकि टैक्स काटा, जीएसटी काटा, हर स्टेट इलेक्शन में स्टिमुलस, तो उसके आसार. और जैसे उसके ऊपर टैक्स से अभी काटा- ये उसके ऊपर से वॉर, ऑयल प्राइसेस, राइट. सो ये भी प्रेशर डालता है ना. तो यू हैव टू बी मोर चूजी कि भाई आपको अपना इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज कहाँ पे डालना है. सर तो एक बात तो, जैसे टैक्स काटने की बात हुई, आपने कहा कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन आया और कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से कॉर्पोरेट्स को फायदा हुआ कंपैरेटिवली, बट एट द सेम टाइम रिटेलर्स, आई नो ये हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, पर स्टॉक मार्केट पे ही टैक्स लग रहा है. और अभी जस्ट फिगर भी आया है हमारे, कल ही बड़ा अच्छा सा फिगर आया कि भैया हमने एक अच्छा खासा पैसा, लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन से कमाया है. ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन रिटेल आदमी को तो बहुत ही कम हुआ है अभी तक. जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से वो प्रॉफिट होना ही काइंड ऑफ गायब से हो गए. तो नहीं लगता कि अब अभी हमने डेट पे एफडीआई के लिए रिडक्शन कर दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफडीआई का डेट में पैसा आएगा, हमें जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमने कर दिया, पर रिटेल इन्वेस्टर को उत्साह देने के लिए हमें कैपिटल गेन टैक्सेशन का रिलीफ देना इंपॉर्टेंट है. सी एक्चुअली आप देखिए क्या होता है आनंद, दैट कि जब मार्केट ख़राब होता है ना, पिछले 2 साल में बहुत रिटर्न नहीं बना, एफआई आउटफ्लो हुआ, तब ये चीज़ें हाईलाइट होने लगती है. बट हैंड ऑन हार्ट अगर आप, हमको बहुत बार मौका मिलता है, राइट, जैसे कि बजट आता है तो टीवी पे बुलाया जाता है, भाई अपना कमेंट दीजिए. तो मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, 2018 से लेके, जब से टैक्स का मामला बढ़ा है, 2018 से लेके इस साल तक कोई सा भी बजट का इंटरव्यू आप मेरा ले लीजिए जहाँ पे किसी ने मेरे को मौका दिया कि भाई अपना व्यू बताओ, मैंने हर बार बोला है कि टैक्स ज़्यादा है अपना. क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. कुल मिला के जो इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स है, कितने टैक्स है वो आप देखो. पहला तो ये है कि भाई हम लोग जब शेयर, स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उसके शेयर होल्डर, मतलब पार्ट ओनर है ना, प्रोपोर्शनेट ओनर हैं आप. अब सिंपल हिसाब लगाओ ना भाई, कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरती है, फिर उसका पैट आता है, तो पैट में से डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो जब डिविडेंड आपके अकाउंट में पहुंचता है उस पर फिर से आपको फुल टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है. तो इट इज़ डबल टैक्सेशन ना, टैक्स पेड प्रॉफिट के ऊपर फिर से. और डिविडेंड क्या है भाई, डिविडेंड तो यही है ना कि भाई ओनर, जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा ओनर तक पहुंचाया जा रहा है. तो भाई प्रॉफिट पे तो टैक्स भर दिया ना हमने, तो वो जब ओनर तक पहुंच रहा है तो फिर से क्यों उस पर टैक्स लगना चाहिए. जिस कंपनी का मैं ओनर हूँ वो टैक्स भरने के बाद अपनी कमाई, अपना सरप्लस मुझे फॉरवर्ड कर रहा है, तो ओनर को तो जाएगा ना सरप्लस, तो उस पर फिर से टैक्स लग रहा है ना डिविडेंड. देन ये एक चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप डिविडेंड देना मुश्किल करते हो तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां बोलेंगी ठीक है यार डिविडेंड आपको देंगे, आपका टैक्स लग जाएगा, हम सरप्लस अपने पास ही रखते हैं. फिर दूसरा क्या था कि भाई चलो ठीक है सरप्लस नहीं दे सकते हो, बायबैक कर लो, तो बायबैक पे भी टैक्स लगा दिया. तो अब क्या है कि अब हमने कंपनियों को, अच्छी कंपनी बुरी कंपनी में उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आपने कंपनियों को एक एक्सक्यूज़ दे दिया, सरप्लस अपने पास रखो, पे आउट मत करो. और जितने लोग फाइनेंस पढ़ते हैं उनको मालूम है कि भाई जो
फ्री कैश फ्लो होता है, जो पे आउट होता है, उसकी वैल्यू होती है, करेक्ट। आप री इन्वेस्ट करोगे तो आप सही इन्वेस्ट करोगे, गलत इन्वेस्ट करोगे, गलत M&A कर लोगे, गलत डाइवर्सिफिकेशन कर लोगे, अनाप शनाप एसेट खरीद लोगे, 2-4 एयरक्राफ्ट खरीद लोगे, हमको क्या मालूम सरप्लस का क्या करोगे, तो गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन उठता है। सो एक तो ये पूरा डिविडेंड और बायबैक वाला हो गया। दूसरा आपको मालूम है STT है। अब ये भी अपने को सबको पता है, मतलब ऑब्वियसली आपके लिसनर्स बहुत यंग है तो उनको हिस्ट्री बताना जरूरी है कि भाई जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने हटाया था तो लॉन्ग टर्म अर्ली 2000 एज अ रिप्लेसमेंट आया था STT। एग्जैक्टली कि भाई लॉन्ग टर्म गेन हटा देते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स पे टैक्स हटा देते हैं, लेकिन अपना ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाते हैं, STT, राइट। तो लॉन्ग टर्म हटा के STT लगाया गया था। अब तो लॉन्ग टर्म गेन आ गया वापस, लेकिन अब लॉन्ग टर्म गेन भी आ गया, वो 10%, फिर 10 का वो 12.5 हो गया। जब लॉन्ग टर्म गेन री इंट्रोड्यूस किया तो हमने STT तो हटाया नहीं। अब तो ये है कि भाई लॉन्ग टर्म गेन का रेट भी बढ़ रहा है और STT का रेट भी बढ़ रहा है। सो व्हाट आई फील इज़ दैट इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, बोलने वाली बात केवल यही है कि सेम जो एक रेवेन्यू पूल है या सेम जो एक अर्निंग या गेन या जिस तरीके से भी आप उसको क्लासीफाई करिए, उस पर काफ़ी और हैमर करा जा रहा है। हाँ, इनएफिशिएंसी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, टैक्सेशन है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है। इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर मेरा भी कई बार डिस्कशन हो चुका है अथॉरिटीज से भी, और वहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया और उनको भी पता है, पर आई डोंट नो व्हाई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए जैसे ये किस संदर्भ में ज़्यादा उछला है, FIIs के संदर्भ। देखिए इंडिया में जितना FIIs का पैसा आता है ना, लॉट ऑफ इट कम्स थ्रू अ बास्केट, ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, एशियन इक्विटी। तो ये बड़े बड़े बास्केट है जिसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत एलोकेशन इंडिया में लगना बाय डिफॉल्ट लगना है, राइट। तो समझो एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है। अब MSCI इमर्जिंग मार्केट्स फंड का जो इंडेक्स है इसमें 27 कंट्री है। जहाँ तक मेरे को पता है 27 में से 26 कंट्री में टैक्स नहीं है, एक कंट्री में टैक्स है। तो चलो टैक्स है, इंडिया इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आप अज्यूम करोगे लोग टैक्स भर के भी इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अज्यूम कर लो। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि भाई कोई ना कोई तो उस फंड की NAV गिन रहा है ना। अब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप समझो एक चीज़ के 26 कंट्री में टैक्स नहीं, एक कंट्री में टैक्स है। तो जो बंदा NAV गिन रहा है, ये ओपन एंडेड फंड है, डेली NAV है। जो बंदा NAV गिन रहा है, रोज कोई ना कोई शेयर खरीद रहा है, कोई ना कोई शेयर बिक रहा है, रोज फंड में कोई ना कोई रिडेम्पशन भी आ रहा है। तो भाई जब शेयर बिकता है या शेयर को कंटिन्यू पोजीशन में रखा है तो प्रोविजनल कैपिटल गेन का एक प्रोविजन तो मारना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टर तो रोज आ रहे हैं और रोज जा रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि शेयर बिकेगा उस दिन उसका कैपिटल गेन रिकॉग्नाइज होएगा। मेक सेंस, राइट। तो उसका जो भी अप्रिसिएशन है उस पर एक प्रोविजनल टैक्स डालना पड़ेगा। फर्स्ट 365 days द प्रोविजन विल बी फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आफ्टर 365 days द प्रोविजन विल बी लॉन्ग टर्म। इन बिटवीन कुछ इन्वेस्टर आएंगे, कुछ इन्वेस्टर जाएंगे। जो रिडीम करके चला गया, समझो मैंने कोई शेयर बेचा ही नहीं है लेकिन इन्वेस्टर ने रिडीम किया, तो उसकी NAV में आई हैव टू टैक्स का प्रोविजन एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब तुम समझोगे एक फंड में 27 से 25, 30, 27, 28 कंट्री में एक्सपोजर है, किसी कंट्री में टैक्स नहीं, एक कंट्री में टैक्स है, तो उसका NAV का प्रोविजन आएगा ना। तो और ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, ये कोई लक्समबर्ग डब्लिन में बैठा है जो रोज कर रहा है काम। तो ऑपरेशनली भी केवल टैक्स कलेक्ट करने की बात नहीं है, इट्स ऑपरेशनली ऑल्सो यू कैन इमेजिन। हाँ, और अगर हम चाह रहे हैं कि इंडिया डेवलपिंग है और हम डेवलप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन देना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि FIIs को रिलैक्सेशन दे देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है FDI को देने से, बट आम आदमी ने संभाला है इस बार भी मार्केट को। अगर रिटेलर नहीं होता तो इस बार का मार्केट में बहुत दिक्कतें आ रही थी जो दिख भी रही थी सामने सामने। एंड लॉट ऑफ टाइम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं तुम इक्विटी को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, फिक्स्ड इनकम पे तो 30% टैक्स लग रहा है, तुम इक्विटी को बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, तो इक्विटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है तो टैक्स का रियायत क्यों देना है। अब ये आर्ग्यूमेंट भी थोड़ा फॉल्टी है। भाई फिक्स्ड इनकम में अगर डिपॉजिट आपको अट्रैक्ट करना है, फिक्स्ड इनकम अट्रैक्ट करना है तो उसका प्रॉब्लम अलग से सॉल्व करो, लेकिन इक्विटी तो रिस्क कैपिटल है। थोड़े दिन पहले हमारा क्या क्रिटिसिज्म था कि हमारे यहाँ पे लोग इक्विटी में निवेश ही नहीं करते, हमारे यहाँ पे रिस्क कैपिटल नहीं है। अब जब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क कैपिटल आ रहा है तो बोल रहे हैं कि इतना क्यों चाहिए। हाँ, so I think we need risk capital if you want to grow, if you want startups, if you want IPOs, if you want new industries, if you want new sectors, you need risk capital, you need equity capital. वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू दिस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। मेरे को बड़ा मजा आया। ये हमने अदर देन मार्केट डिस्कशन कर लिया। अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं सर टुवर्ड्स दी मार्केट, क्योंकि मार्केट के लिए काफ़ी लोग सुनने आए हैं कि भैया मार्केट पे क्या माइंडसेट बन रहा है, क्या आउटलुक बन रहा है।
हमने दिसंबर में एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ पे हमारा बहुत सिंपल सा एक व्यू बना था उस कंप्लीट डिस्कशन में कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 वी हैव टू बी कॉशियस, वी आर Correct. एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मार्केट Yeah. और हम एक टाइम वाइज करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पर सेकेंड हाफ में उस समय हमारा व्यू था कि वी माइट सी अ गुड अपसाइड। Yes. तो अभी क्या व्यू चेंज हुआ है? हम आज के दिन कहाँ पे खड़े हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव्स में? आपका आउटलुक क्या है? Actually, अपने conversation में I definitely remember one conversation where you spontaneously you met me outside, spontaneously you recorded on the phone. उसमें भी अपन ने बोला था कि भाई यूएस की वजह से ये यूएस का एआई ललित होटल हाइपरस्केलर्स पे, ओ यस, हाइपरस्केलर्स हैं, यूएस है, ये सबसे करेक्शन होगा, राइट? सी सो लाइक यू राइटली यू नो एक्नॉलेज्ड कि भाई 2026 के स्टार्टिंग में वी हैड ऑलरेडी टोल्ड पीपल कि भाई ये हाँ, आपका माइंडसेट ये था, रहेगा, बिल्कुल right? ठीक है। नाउ सेकेंड हाफ इफ़ यू रियली आस्क मी पर्सनली आई फील इम्प्रूवमेंट स्टार्टेड। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि जो बाहर का माहौल था ना, वो जो हम सोचते थे ना कि यूएस में करेक्शन आएगा, तो हाइपर स्केलर्स का करेक्शन स्टार्ट हो गया। साउथ कोरिया और ताइवान में एआई और ये सब के भी थोड़े बहुत सवालिया निशान उठने शुरू हो गए, क्योंकि इनको पता है कि भाई हाइपर स्केलर्स का जो केपेक्स है, उसी केपेक्स से ये माइक्रोचिप्स और ये सब फंड हो रहा है, सेमीकंडक्टर directly, वगैरह indirectly। फंड हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि जो केपेक्स कर रहा है वो तो 6 साल डिप्रिसिएशन कर रहा है, जो पैसा रिसीव कर रहा है वो तो पूरा रिसीव कर लिया उसने। और हर कोई केपेक्स हमको मालूम है कि भाई इसमें सप्लाई और डिमांड का लैग एंड लीड होता है, हर कोई केपेक्स सिक्लिकल होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये भाई चलते ही रहेगा, इट इज़ मेंट टू बी सिक्लिकल। एआई का अभी भी जो एआई का जो हम लोग जो बात करते हैं, भाई जो एआई की हम बात कर रहे हैं वो तो वर्ल्ड वाइड वेब पे, ओपन सोर्सेज पे, पब्लिक डेटा पे चल रहा है। लेकिन एंटरप्राइज ग्रेड एआई की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए तो भाई डेटा इंटीग्रेशन चाहिए, पूरा क्लाउड पे चाहिए, राइट? इफ़ यू हैव 2 मिनट्स आई गिव अ वेरी ऑर्डिनरी एग्जांपल। समझो कि अपने इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स का काम करते हैं, आपको मालूम है कि अपने इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं, एआई का यूज़ केस। अपने को पता है कि 1 साल तक अगर कोई फंड कंटिन्यूसली इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करे और कॉम्पिटिटर्स को भी अंडर परफॉर्म करे, तो लोग नाराज होकर पैसा निकालेंगे। अपने को ये भी पता है कि एज अ गुड सर्विस हमको कस्टमर को प्रोएक्टिवली बोलना चाहिए कि साहब ये कारण से ये फ़ंड अच्छा नहीं कर रहा है, आप चाहें तो इस फंड से इस फंड में स्विच कर लीजिए, तो बंदा लॉन्ग टर्म रहेगा वहाँ पे। अब आप समझोगे अगर हम एक अपना फ़ंड ट्रैक करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की एक सिस्टम है हमारे पास, यू नो फैक्टसेट, ब्लूमबर्ग, जो भी हम यूज़ करते हैं। कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या सेक्टर कॉल हो गया, क्या स्टॉक कॉल हो गया, कब रिकवर करेगा, क्या होने से रिकवर करेगा। तो एक ये परफॉर्मेंस सिस्टम है। दूसरा, मैंने बोला कि पिछले 1 साल से समझो कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो भाई पिछले 1 साल में कौन आया, एसआईपी किया कि लमसम किया, कौन से डेट पे इन्वेस्ट किया, ये सब हमारा कैम्स का रजिस्ट्रार सिस्टम है। अच्छा, अगर मैं आपको मिलता हूँ, आप बोलोगे भैया ये फंड आपका ख़राब कर रहा है, आप मेरे को फीडबैक दोगे, तो भी मैं अपने कहीं सिस्टम में सीआरएम में लिखूंगा ना कि भाई अनंत जी नाराज है, ऐसा बोला मेरे को। अच्छा, अगर कस्टमर नाराज है तो हमको ईमेल करेगा, कॉन्टैक्ट सेंटर में फ़ोन करेगा, बिल्कुल तो करेगा। समझ गया ऐसा होगा। समझो कि मेरे को ऑटोमेट करने का ये कि जब भी कोई स्कीम 4 क्वार्टर तक अंडर परफॉर्म करे इंडेक्स को 5% से ज़्यादा और पीयर्स के मुकाबले 4th क्वार्टाइल में पहुंच जाए, तो उस स्कीम के उस 1 साल में आए हुए सभी निवेशकों को एक लिंक भेजो कि साहब आप यहाँ से यहाँ स्विच कर दीजिए विथ एक्सप्लेनेशन, राइट? ये ऑटोमेट करने का मेरे को मतलब ऑटोमेट कैसा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सबको ये जाएगा, वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसको थैंक यू जाएगा, उसका अकाउंट स्टेटमेंट जाएगा, मैटर एंड्स, पूरा पैसा यहाँ से यहाँ स्विच हो गया, एवरीथिंग इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, राइट? दिस इज अ रीजनेबल यूज केस, वॉट एवर वी अंडरस्टैंड। अभी आप मेरे को बताओ, परफॉर्मेंस एनालिसिस का सिस्टम, रजिस्ट्रार का सिस्टम, सीआरएम, ईमेल, कॉन्टैक्ट सेंटर और ईमेलिंग का सिस्टम, उसको रिसीव करेगा, स्टेटमेंट जाएगा, थैंक यू, ये सब बैंक भी आ होएगा, गया इसमें, तो सर डेबिट भी मारना पड़ेगा या स्विच मारना पड़ेगा रदर। आपको समझ में आया कि कितने डेटाबेसेस हैं इसमें? ऑल दिस डेटाबेसेस नीड टू स्पीक टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, दे ऑल नीड टू बी ऑन अ कॉमन क्लाउड, ओनली देन यू विल हैव एनालिटिक्स लेयर ऑन टॉप ऑफ इट। बिल्कुल ठीक है सर। तो डेटा इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्लाउड होना चाहिए, एनालिटिकल इंजन होना चाहिए, फिर ऑटोमेशन होना चाहिए, राइट? आप इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे इंडस्ट्री से आप डील करते हो, कहाँ पे देखा है आपने ये? वेयर हैव यू सीन दिस? यू हैव सीन इट? अभी तक तो नहीं हो पा रहा। सो भाई तो ये करेगा कौन? तो पहले अगर आपको ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, ऑटोमेटेड सब चाहिए, राइट? यू वांट द होल टेक्नोलॉजी स्टैक टू बी इंटीग्रेटेड, तो कौन करेगा ये? लोग करेंगे।
तो भाई आईटी आईटी कंपनी करेगी, हाँ। सो समबडी हैज टू डू इट ना. सो फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन तो आल्सो, इसमें आप उसकी तरफ जा रहे हो कि क्यों इंडिया की आईटी कंपनी अभी भी मेरा पॉइंट ये है चल कि जानी भाई चाहिए. हाँ, तो मेरा पॉइंट 2-3 चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, 3-4 चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ. पहली चीज़, अगर एआई करना है तो डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन, एनालिटिक्स, ये सब कुछ भी करना चाहिए. पड़ेगा. जो मेरा छोटा मोटा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो लोग उसके पीछे के 3 स्टेप को ठीक करते हैं. पहले उसको बोलते हैं टेक डेट. हम्म, भाई पूरा, अगर आपका पहले का 3 स्टेप आपने अगर नहीं किया है तो आपका काम अब तक चल रहा था, अब आप बोल रहे हैं भाई मेरे को एआई एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. हम्म, तो बस ये तुमको चाहिए तो भाई पहले का 3 स्टेप तो ठीक करो. मेक सेंस. करेक्ट. और आप हैं, हमें अपने सारे लिसनर्स जो हैं, हम कितने इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड, एयरलाइन, रिटेलर, सबसे डील करते हैं. हैव यू सीन एनीबडी 100% फुल्ली ऑटोमेटेड. हाँ. और ये जो मैंने बोला उसमें, समझो मैंने भेज दिया मेल, लिंक भेज दिया, वो बोलेगा नहीं मेरा तो, अच्छा ये तो आपने मेरे को भेजा, वो तो वो फोलियो में तो लमसम था नहीं, लेकिन मेरा दूसरा फोलियो है ना यार, उसमें एसआईपी चल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्यों बोल रहे हो ऐसा. ये तो मेरा फोलियो नहीं, मेरा वाइफ का अलग फोलियो है, उसमें हमारा तो होगा ना ये सब चीज़ें. यू नीड लाइक वेरी हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, राइट. So I've given you long explanation, but there are 3-4 things in this. One, when a new technology comes, people have to clean up all the बैकलॉग्स. backlog. Second thing is, the AI which you and me and everybody rightfully is excited about is working on World Wide Web. It is working on, ये मैंने एग्जाम्पल दिया उसको हटा दो. आप क्लॉड या जेमिनी को पूछो व्हाट इज़ द TER ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, बढ़िया सुपर्ब आपको आएगा. लोएस्ट इज 0.45, हाईएस्ट इज 0.63, वेटेड एवरेज 0.55. वुड यू लाइक टू नो अबाउट बैफ ऑल्सो, राइट? बिकॉज दैट इज ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन. जो मैंने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है भाई, वो एंटरप्राइज ग्रेड की प्रोप्राइटरी डेटा की बात हो रही है, राइट? सो आई थिंक देर इज़ वर्क टू बी डन. इट्स नॉट जितना सिंपल. और फिर ये सब का कॉस्ट. इंटरेस्टिंग. तो मतलब आपके हिसाब से इंडियन आईटी मार्केट भी इसी की वजह से वापस से बाउंस बैक के लिए आप देख रहे हो? सो हमेशा ऐसा होता है ना, नया टेक्नोलॉजी आता है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये फलाना फलाना कंपनी करेगी, इंडियन आईटी कंपनी करेगी, यूएस का करेगा, एक्सेंचर करेगा, कौन करेगा. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. देखिए सिंपल चीज़ है, जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है एक्साइटमेंट भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है. इसका फाइनल यूज़ केस क्या होएगा, इसके विनर कौन होएंगे. सब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, किसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे रिजल्ट मिलेगा, किसके बिलियंस पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, विनर कौन होएगा. आपने बोला इंडियन आईटी का एग्जांपल ले लो, तो भाई इंडियन आईटी में आपको मालूम है 20 साल पहले which companies people have made money. In last 5 years or last 10 years, it is not the same companies, no? In last 10 years, you started hearing about different set of companies. Smaller companies. Smaller companies which have chunks become पड़ा big, था. from micro cap, small cap to big. You've seen the change. The leadership has changed in 20 years clearly. Our own portfolios, if you see 20 years back, what was IT exposure today, what, right? So winners may change. The nature of business may change. But I'm just saying that there is a new technology. It is very exciting. But it also probably has a lot of misunderstanding of how it will be taking shape. Who will implement? Who will be the winner? नया कुछ आता है ना, तो मैं आपको पहले भी एग्जांपल देता. 1999 में जब इंटरनेट था तो सबको लगा जूनिपर नेटवर्क्स और सिस्को सिस्टम्स, हर जगह पे यही चलेगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल और नेटवर्किंग इक्विपमेंट लगेगा. आप 99 में किसी को बोलते द विनर फ्रॉम इंटरनेट विल बी स्टॉक ब्रोकिंग एंड फूड डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स, they would not believe it. So I think open minded रहना चाहिए और should not assume कि भाई ये तो ऐसे ही होएगा. तो इसमें ना मैं अभी जस्ट वही चेक कर रहा था, एक पॉडकास्ट में आते हुए सुन रहा था, डायरी ऑफ अ CEO का. उसमें भी ये बात हो रही थी कि 1999 में अमेजॉन बिकॉज ऑफ दिस रैली 6-7 गुना बढ़ा था, बट उसके बाद वो 90% करेक्ट भी हुआ था. इसका मतलब ये नहीं कि अमेजॉन खराब हो गया या वो टेक्नोलॉजी या वो इंटरनेट खराब हो गया. इंटरनेट विल सर्वाइव. इंटरनेट आज भी सर्वाइव कर रहा है और आज भी हम लोग इंटरनेट पर डिपेंडेंट कर रहे हैं. बट स्टॉक मार्केट और टेक्नोलॉजी दो अलग चीज हो गई यार. इनोवेशन एंड स्टॉक मार्केट इज टू डिफरेंट थिंग. Innovation and so, and the other thing is the Amazon of 99 is not the Amazon today. There was no cloud business. They were supposed to be retailing books. बुक्स एग्जैक्टली. Correct. So it is to their credit that there was a boom. They were down 90%.
दे अडेप्टेड, आजकल के फैशनेबल लैंग्वेज में पिवटेड बोलते हैं उसको, दे अडेप्टेड द बिजनेस ना। और उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात हो रही थी जो आपने बात करी कि आप ये समझ रहे हो कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज थी वो खत्म हो जाएगी, उनका काम भी आएगा, बट उसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक बार जो एआई के अराउंड थ्रस्ट बनी हुई है, बबल बना हुआ है, एक बार थोड़ा सा वो रुके। क्लैरिटी आएगा ना कि इसका, द रियल यूज केसेस विल सो कम। मतलब सॉरी, हाँ, the real use cases will come, the real winners will come. The nature of business would change. Let's not assume that they will do business the same way. But ये जो पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो इंटरेस्टिंग। भाई किसको बिजनेस का नॉलेज है, किसको डोमेन का नॉलेज है, इसके पहले का टेक्नोलॉजी किसने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वही एआई एनेबलमेंट करेगा तो बेटर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, ऑल दिस थिंग पीपल नीड टू आंसर। तो सर एक लाइन में पूछता हूँ, आपका एसआईपी का व्यू था अपने इंडिया के आईटी सेगमेंट को, उसके बाद भी वहाँ से भी हम 15-20% डाउन हो गए थे। Yes. 10% तो मिनिमम डाउन है हर किसी का Yes, फंड, तो yes. क्या यू आर स्टिल मेंटेनिंग द सेम No, आउटलुक? that has to continue. Yes, I think that it will. It has become a good value contra, and I think those SIPs have to continue. बट सर इतनी न्यूज़ इसके अराउंड आते हैं, इतने वीडियोस आते हैं जहाँ पे यही बोला जा रहा है कि तो खत्म ही हो जाएगा। आप बात कर रहे हो कि वैल्यू है, वैल्यू नहीं, ये तो एक्सटेंड हो जाएंगे, ये तो डायनासोर बनने वाले हैं। That is because people might be having 1 or 2 or 3 companies or certain type of business in their notion. मैंने 4 बार बताया कि the winners may change. See, you are buying a mutual fund portfolio. We are not buying 1 or 2 companies. Correct? अभी आजकल, so I told you that nature of business, the winners, that could change. But we are talking about a basket mutual fund. We are talking about a sector or a segment. We are not talking about 1 or 2 companies. So I don't subscribe to that कि भाई ये खत्म हो जाएगा, etc. एंड एआई बबल विल बर्स्ट इवेंचुअली। So AI as a technology is here to stay, but like you rightly pointed out, in stock market terms, it became bubble, right? And now it is being questioned. स्टार्टेड या अभी बचा हुआ है? It आपके has view से? started. It is so जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, हिंदी में बोलते हैं ना, सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है. So that is the start. इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि एसआईपीज के नंबर सबसे हाईएस्ट आए अभी लास्ट जून के क्वार्टर में, और ये बोला जा रहा है कि यार ये तो बढ़िया, इनको बकरा बनाया जा रहा है एसआईपी वालों को, और ये एफआईज को एग्जिट दिए जा रहे हैं और अच्छे भाव पे एग्जिट मिल रही है उनको, जो भाव चाहिए उस भाव पे जाके उनको बढ़िया से एग्जिट दी जा रही है, वरना अभी हम लोग यहाँ पे 20% 15% डाउन होते और ये एग्जिट वो नहीं ले पाते। नहीं, सी आई थिंक अनफेयर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये जो सब लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, और ये सब एक ऑन अ लाइटर नोट अगर इसको हम क्रिटिसिज्म का इंडस्ट्री बताएं कि भाई ये क्रिटिसिज्म की इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्री का क्रिटिसिज्म है और क्रिटिसिज्म की इंडस्ट्री बनती जा रही है म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्रिटिसिज्म हो रहा है, और क्रिटिसिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है ना, इट्स ए इकोसिस्टम, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हाई दैट क्रिटिसिज्म इज देयर इज बिकॉज कि भाई देखो, आई एम हियर सिंस 27 years, देयर आर मेनी पीपल मोर सीनियर टू मी ऑल्सो. तो जब हम स्टार्ट किए ना, तो व्हाट इज़ इक्विटी, व्हाट इज़ डेट, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, वहाँ से शुरू करना पड़ रहा था. एंड इन माई 27 years आई हैव सीन दैट फॉर मैनी ईयर्स, अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर खोलो, टेलीविजन खोलो, तो म्यूचुअल फंड का जिक्र भी नहीं होएगा, तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज. नो, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट. It was not a irrelevant, not a player. It was not existent. Then, of course, interest rates have changed, government policies have changed, regulation has changed. So now we are a industry of consequence. So I think anybody who is criticizing, first वो लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हो क्योंकि इंडस्ट्री अभी बड़ी हुई है. हाँ, मतलब 6 करोड़ निवेशक आ गए, इसलिए आप ये अभी सब भाई 31,000 करोड़ रुपए का डिप्लॉयमेंट और 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर, ये सब होता ही नहीं, तो आप क्या ही क्रिटिसाइज करते हैं ना. तो वी हैव सीन इट फ्रॉम प्रैक्टिकली नो वेयर, एंड बिकॉज इट हैज़ बीन बिल्ट, नाउ यू आर एबल टू जज इट एंड से ऑल दीज थिंग्स. पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई हमने तो उल्टा क्रिटिसिज्म सुना है. हमने तो ये सुना है कि क्या मार्केट है ये, 2008 में क्या हुआ, 15 बिलियन एफआईज ने बेचा, हमारा मार्केट 60% डाउन हो गया. करेक्ट. दूसरा हमने ये क्रिटिसिज्म सुना है कि भाई इधर तो लोकल मार्केट है ही नहीं, फ्री फ्लोट ही नहीं है, कुछ डेप्थ ही नहीं है, एफआईएस क्यों आएंगे वापस, 15 बिलियन बेचते बेचते तुम्हारा 60% डाउन हो गया, कोई एफआई वापस नहीं आएगा, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस. ऐसे मार्केट में कौन पैसा लगाएगा जहाँ पे बेच ही नहीं सकते. ये क्रिटिसिज्म था. अभी क्या क्रिटिसिज्म है, अरे यार ये लोग बेच के जा रहे हैं, तुम बेचने भी दे रहे हो, वो लोग बेच रहे हैं, तुम खरीद रहे हो, तो मार्केट गिर नहीं रहा है. तो क्या चाहते हो, मतलब अपना क्रिटिसिज्म तो कंसिस्टेंट रखो कम से कम, राइट.
ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई लोग प्लानिंग करके कर रहा है ये सब। नहीं सर, अवेयरनेस तो बढ़ी है, वो तो मैं भी कह ही रहा हूँ आपसे। अभी जस्ट आपको बता रहा था कि मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आया, हर दूसरी होर्डिंग मेरे को या तो म्यूचुअल फंड की दिख रही है, किसी स्कीम की दिख रही है, या तीसरी किसी आईपीओ की दिख रही है। हाँ, सो देखिए, ये भी मैंने क्रिटिसिज्म देखा। पहले लोग क्या बोलते थे, तेजी आती है तब तुम एडवर्टाइज करते हो। हाँ। ऐसा नहीं है, अभी तो कंसिस्टेंटली, मतलब ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जहाँ पे थ्रू रेगुलेशन वी हैव ईयरमार्क्ड अ कॉर्पस फॉर इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पहले मैंने ये भी क्रिटिसिज्म देखा है, अरे तुम लोग खाली तेजी में एडवर्टाइजमेंट करते हो, जब एनएवी ऊपर है तो एडवर्टाइज करते हो, बाकी टाइम तुम गायब हो जाते हो, राइट। इन रियलिटी वी आर कंसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग, करेक्ट। Whether the industry makes more profit or less profit, whether market goes up or down, the industry has a earmarked कि भाई ये तो आपको इतना इन्वेस्टर अवेयरनेस कम्युनिकेशन कंसिस्टेंटली आपको करना ही पड़ेगा, करेक्ट। सो आई पर्सनली फील दैट इंडस्ट्री हैज़ कम अ लॉन्ग वे, इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे। क्योंकि आप देखो अभी 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है, 6 करोड़ से ज़्यादा ही है, बट 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है समझो। तो 2012-13 में मेरे को मालूम है ये 80 लाख था, 2017-18 तक 2 करोड़ था। तो क्या सब लोग नौसिखिया नहीं है? कम से कम 2-3 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 2 मार्केट साइकिल देखा है, कम से कम 1 करोड़ इन्वेस्टर ऐसा है जिसने 2 से 3 मार्केट साइकिल देखा है, करेक्ट। तो और अभी के जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, दे आर मच स्मार्टर, मच बेटर एजुकेटेड, और उनका रिस्क एपेटाइट, सी इन माई जनरेशन इफ somebody lost 15-20,000 rupees, everybody was lower middle class, most people were poor in the country। अगर हम लोग को 15-20 हज़ार रुपये टूटेगा तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा डेंट होता था। आज आप जो 5-6 करोड़ 10 करोड़ लोग की बात कर रहे हो, 140 करोड़ की तो बात नहीं कर रहे हो, 5-10 करोड़ लोग की बात कर रहे हो। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग रिस्क एपेटाइट और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पहले के मुकाबले बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। डिफरेंट है। यस। तो आईटी का कॉल हमारा डिस्कशन हो गया, आईटी में यू आर पॉजिटिव, Yes. एसआईपीज पे यू आर पॉजिटिव, कंटिन्यू टू Yes. बी पॉजिटिव। 2026 के सेकंड हाफ में आर वी सीइंग अ न्यू हाई, आर यू So पॉजिटिव? ये सब है ना आने वाले, आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। देखिए ट्रम्प साहब है, इलेक्शन, वहाँ का इलेक्शन आएगा, ये बीच में कभी तेल का दाम स्पाइक हो गया, फिर वेस्ट एशिया का सिमरिंग हुआ, प्लस माइनस होएगा, थोड़े टाइम और रेंज बाउंड रहेगा, बट आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। दैट इज़ वॉट आई वुड से, बिकॉज 2 साल, देखिए 2 साल मार्केट नहीं चला तो भाई 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, 10-12% अर्निंग ग्रोथ है, सामने रुपया 15% डाउन है। So market has become relatively attractive. That is first thing. Second, the worst on macroeconomic is actually, according to me, it is behind us. Correct? So और ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर 1 साल, अगर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे, तो आई थिंक द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ रूपी, all of these things would have changed. एंड इन फेवर ऑफ In favor, हाँ, in favor, yes. इज योर माइंडसेट राइट नाउ? Absolutely. गोल्ड सिल्वर में सर, गोल्ड सिल्वर में भी बहुत अच्छी रैली देखी हमने, बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखे, वहाँ पे कोई माइंडसेट आउटलुक है आपका? आई थिंक दैट, देखिए गोल्ड, मुझे लगता है कि भाई गोल्ड विल बी इन प्ले, क्योंकि एक बार जो वो एक क्रैक लग गया ना, कि भाई अमेरिका ने रशिया के $350 बिलियन जब्त कर लिए वॉर होने पे, और अमेरिका का जो डॉलर के ऊपर से लोगों का थोड़ा भरोसा कम हो गया, सेंट्रल बैंक्स और लोगों ने गोल्ड, सी बिकॉज टिल नाउ US डॉलर वॉज द बेड रॉक, ऑलवेज हैज़ बिन, एंड आई डोंट थिंक दैट ये डी डॉलराइजेशन वगैरह सब एग्जैजरेटेड है, बिकॉज लोगों के पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। लेकिन अगर 100 यूनिट्स का ग्लोबल ट्रेड होता है, जिसमें से 60-70 यूनिट्स डॉलर में ट्रेड होता था, तो समझो 50 हो जाएगा, बट चलन थोड़ा कम होएगा, लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। इसीलिए आप देखो ना, कहीं कहीं पे रियल एस्टेट चल रहा है, कहीं पे क्रिप्टो चल रहा है, कहीं गोल्ड चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, राइट। सो आई थिंक दैट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, गोल्ड विल बी इन प्ले, बिकॉज पीपल वॉन्ट some other safe haven, right? एंड डॉलर का जो भरोसा था उस पर एक बार जो स्क्रैच पड़ गया, वो तो स्क्रैच जाएगा नहीं अभी, वो लोगों के जहन में रहेगा कि भाई कुछ गलत होने पे ये पूरा रिजर्व्स जब्त कर सकते हैं, करेक्ट। सो जब वॉर हुआ तो सम सेंट्रल बैंक सोल्ड गोल्ड, रशिया ने स्पेसिफिकली बेचा। एंड सी लॉट ऑफ कंट्रीज हैव पेग्ड देयर करेंसी टू द डॉलर। देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई अगर पैसा निकलेगा, you can allow the rupee to fall, correct? बिल्कुल ठीक है। But in some currencies the dollar and that currency is pegged. दुबई Equation, हाँ, equation बनाए रखा है उसने कि भाई for example 4 dirhams is $1 example, मेरे को exact नहीं याद है, but है something like that. तो they cannot let the 4 become 6. So they will have to supply, जितना डॉलर कोई मांगेगा उतना डॉलर वो सप्लाई करेगा ना, तो उसके लिए they have to raise that much reserves.
कैसे होता है, मतलब ये पेगिंग कैसे हो जाती है? अगर मैंने फिक्स कर दिया कि 1:4 का इशू they चलेगा तो decided कैसे that it होगा? is 1:4. Now if somebody keeps on asking कि भाई मेरे को सब डॉलर वापस दो, डॉलर वापस दो, डॉलर वापस दो, तो भाई for every 4 dirhams you have to give $1. Then only this equation will work. Then only, तो भाई अगर तुम पहले ये हो रहा था कि डॉलर आ रहा है तुम 4 दिरहम दे रहे हो, डॉलर आ रहा है तुम 4 दिरहम दे रहे हो, अब उल्टा हो गया, सब लोग दिरहम वापस दे रहे हैं, जो भी करेंसी है तो वापस आपके दे पास रहे अपनी हैं, बैकिंग में गोल्ड उतना उतना डॉलर होना चाहिए ना. होना चाहिए. सो आपके So, हिसाब so से you will दुबई need हैज to raise. एक्चुअली मेंटेन्ड दिस डॉलर. So some countries have, yeah, not only UAE, but it was reported that some countries to protect their currency, they had to reduce the gold reserves and increase the dollar reserves. ओके, तो उन्होंने डॉलर बाय कर रखा है, इसलिए ये They उनकी would have इक्वेशन to बैठ sell, पा yeah. रही है So, लॉजिकली. so it was reported widely that some central banks, till January it was different, but when the war happened, they had to sell gold also, right? That is, according to me, temporary. Ultimately, after some time, people would end up owning more gold. सो गोल्ड में चलो 6 महीने तो फिर भी छोटा टाइम हो जाएगा. Last एक thing, साल की बात I'll just करते हैं. clarify one हाँ thing. जी. Just because you asked about gold, I think gold will be in play. People will have more gold. तो सिल्वर से बेटर गोल्ड है. Yes. But one more thing I want to tell you. Last time जब गोल्ड का दाम इंडिया में बढ़ा ना, तो गोल्ड का दाम बढ़ा और रुपया डेप्रिशिएट हुआ. तो दैट इज़ अ डबल इंजन. अब की बारी मेरे को लगता है कि गोल्ड तो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रुपया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक साल बाद अगर आप मिलेंगे तो शायद रुपया अप्रिशिएट. तो उससे फायदा क्या होगा? तो पहले जब गोल्ड बढ़ा और रुपया गिरा, तो वो डबल मूवमेंट है गोल्ड के. रुपी टर्म्स में गोल्ड प्राइस विल गो अप फास्टर. बट नाउ इफ गोल्ड गोज अप बट रुपी ऑल्सो अप्रिशिएट्स, तो INR टर्म्स में, क्योंकि डॉलर में डिनोटेड रहेगा गोल्ड, तो करेक्ट, राइट. सो तो कम इम्पैक्ट आएगा आपके हिसाब से. कम, हाँ. बट अकॉर्डिंग माई पर्सनल ओपिनियन दैट गोल्ड प्राइस वुड गो अप. हम लोग जो मल्टी एसेट फंड्स चलाते हैं या जो भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं ना कि भाई वॉलेटिलिटी कम करने के लिए गोल्ड रखो. ऑल दोज रिकमेंडेशंस आर इन प्लेस. सो मल्टी एसेट के बारे में बात कर सकते हैं? इज इट अलाउड? मतलब हम लोग या discussion कर सकते हैं मीनिंग basically? एज अ कंसेप्ट बेसिकली. तो अभी मल्टी एसेट में आपका क्या लोकेशन है? वाइटो कैपिटल के सी मल्टी 2-3 साल पहले ना, इट वॉज 23% गोल्ड, राइट. नाउ इट इज़ डाउन टू 10-11% गोल्ड एट सम, आई डोंट, मतलब अभी क्या हुआ है कि भाई बॉन्ड यील्ड हैव आल्सो गॉन अप, सो डेट एक्सपोजर भी बढ़ गया, इक्विटी सस्ता हो गया तो इक्विटी एक्सपोजर भी बढ़ गया, और करंटली तो गोल्ड का एक्सपोजर कम हुआ है हमारा. बट फिर भी आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैक्रो एंड द कंसर्न्स विद US, गोल्ड वुड गो अप अकॉर्डिंग टू मी. सो आपको, मैंने हमेशा देखा है, आपको मल्टी एसेट एज अ कंसेप्ट बेटर लगता है BAF से. यस, बिकॉज जो लोग को आजकल क्या है कि भाई अनंत, यू मस्ट हैव सीन के 10-12-15% टारगेट करने वाले बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन फिक्स्ड इनकम को बीट करने वाले प्रोडक्ट, मतलब कि FD का रिप्लेसमेंट. हाँ. सो फिक्स्ड इनकम प्लस कपल ऑफ परसेंटेज चाहिए तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. इक्विटी लिंक तो बहुत प्रोडक्ट अवेलेबल है. सो आई थिंक पीपल हु आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हु वांट लो वॉलेटिलिटी, हु वांट कंसिस्टेंसी, फॉर देम आवर मैफ काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज मच बेटर. इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो हमने मार्केट के आउटलुक्स की बात कर दी, कुछ टैक्सेस पे और इंडिया के ऊपर बात कर दी. टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, कुछ मिस्टेक्स जो आपको लग रहा है कि आज के दिन इन्वेस्टर कर रहे हैं. देखो, हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था आपके पुराने ऑफिस में, मुझे याद है, वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक मिस्टेक्स. उसमें हमने कुछ थीसिसेस और CFA के रिलेटेड कंटेंट के रिलेटेड बात करी थी कि क्या क्या बाइसेस होते हैं, बाइसेस के ऊपर पूरा कंटेंट बनाया था. हमें बाइसेस नहीं चाहिए, हमें तो आज की बताओ, आज की सर क्या मिस्टेक्स है जो आपको, क्योंकि आपके सारे डेटा है, जैसे इन्वेस्टर स्टार्टिंग में डेटा की बात हुई थी. सी पहले इन द पास्ट डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि भाई इन्वेस्टर के लेवल पे जो भी एरर्स होते हैं वो दे आर ऑल रिलेटेड टू इमोशनल कंट्रोल एंड साइकोलॉजी. कि भाई तेजी में तेजी, मंदी में मंदी. वेर एज एक्चुअली सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए थोड़ा, मुंबई में बोलते हैं ना, उल्टा खोपड़ी होना ज़रूरी है. तो क्या होता है, 2024 में सब लोग आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, अमृतकाल हो जाएगा, उसकी बात करते हैं. 2026 आ गया तो बोलेंगे तुम्हारे पास AI भी नहीं है, तुम्हारा तो तेल भी नहीं है, इतना तो तुम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा रुपया भी गिर रहा है, FI भी निकल रहा है. ऐसा लगता है दो अलग कंट्री का बात कर रहे हैं, राइट. $100 बिलियन के इन्फ्लूस की बात थी सर अगले 2 साल में, 2024 में. हाँ, तो ऐसा लगता है कि दो अलग कंट्री की बात हो रही है. भाई सेम कंट्री है. हाँ, थोड़ा बाहर का माहौल चेंज हुआ, थोड़ा लोगों का मूड चेंज हुआ. 2024 में थोड़े फंडामेंटल्स भी डिटेरेट हुए. बट यू विल बी सरप्राइज अनंत, ये जो माहौल था ना, रुपी डेप्रिसिएशन, ऑयल प्राइस गोइंग अप, जियोपॉलिटिकल इशू, FI आउटफ्लो, मार्केट डिक्लाइन, ये सारा चीज़ आपको मालूम है 6 टाइम्स देखा है मैंने अपने करियर में. और मैं अनोखा नहीं हूँ, जितने लोग मेरे जितना टाइम स्पेंड किए हैं. 98 से, इफ़ यू हैव 2 मिनट्स, 97 में पोखरान में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया पे सैंक्शंस लग गया. 97 में एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ. 98 में रशिया ने डेट डिफ़ॉल्ट किया. 99 में कारगिल वॉर हुआ. 2000 में इंटरनेट बबल बर्स्ट हुआ. 2001 में टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लो अप कर दिया. उसके बाद अफगानिस्तान और इराक में वॉर हुआ. हाँ, रुपी डेप्रिसिएशन,
FI आउटफ्लो, स्टॉक मार्केट कोलैप्स, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सब। अभी फास्ट फॉरवर्ड करो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मुंबई में टेरर अटैक हुआ, जनवरी 2009 में सत्यम का कांड हुआ, रुपया 37 का 49 हुआ, 15 से 16 बिलियन का FI आउटफ्लो हुआ, करेक्ट, उस समय पे। उस समय। फिर आप आ जाओ 2013 में तो इंडिया को फ्रेजाइल 5 बोलते थे, रुपया 54-55 का 66-67 हो गया। 2012 में स्टॉक मार्केट 25% डाउन था। अच्छा, तेल की बात करते हैं, 2008 में तेल $145 था। 2010-11-12 में 2 साल ऐसे थे जब तेल का दाम $100 था। तो ये हो गया 2000। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट 2018, IL/FS डिफ़ॉल्ट हुआ, ऑयल वॉज $90, US वॉज थ्रेटनिंग टू रेज रेट्स, वी हैड अ क्रेडिट क्राइसिस, रुपी वेंट फ्रॉम 62 to 74, राइट, ये सब हुआ। फिर तो कोविड आया, फिर तो पूछो मत। अभी 2022 में आओ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रुपया 72 का 82 हो गया, तेल $129 हो गया, तभी $22 बिलियन FI आउटफ्लो हुआ, इंडेक्स 19,000 का 15,000 हो गया। 5 बार गिना दिया मैंने आपको, ये 6ठी बार हो रहा है। जितनी बार होता है ना, लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बास्केट केस है, ऐसा। 6 times आई हैव सीन, एवरी टाइम पीपल हैव सेड लग गई लंका। करंट अकाउंट, हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट, FI आउटफ्लो, रूपी, डॉलर, ऑयल, हर बार यही बात होता है। इसीलिए किसी ज्ञानी ध्यानी ने बोला ना कि ऑल पास्ट क्राइसिस फील लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ओनली द करंट क्राइसिस फील्स लाइक अ थ्रेट। मतलब कि किसी को बोलो कि 2002 में पैसा लगाने का, बोलता लगाना चाहिए था, 2008 में हाँ लगाना चाहिए था, 2013 में ज़रूर लगाना चाहिए था, 2019-20 में अरे मिस हो गया, 2022 वो भी मिस हो गया, 2026 नहीं लगाने का, राइट। सो ये ना साइकोलॉजी वाला ज़्यादा है, मैथमेटिक्स तो सबको मालूम है, राइट। एंड सेकेंड थिंग यू सेड अबाउट मिस्टेक्स, ये तो मैंने इन्वेस्टर की तरफ से बोला, बट AMCs और एडवाइजर्स और हम लोग भी बहुत मिस्टेक करते हैं। सी क्या होता है, हम लोग सबको बोलते हैं यू शुड बी लॉन्ग टर्म। अभी ये मेरा बहुत साल काम करने के बाद होता है परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा टाइप का रियलाइजेशन होता है। आप कहीं जाके बैठते हो तो आपको ख्याल में आता है कि अरे भाई इतना लॉन्ग टर्म। जैसे हमारे टीम में कोई है, उसने लिखा कि भाई लिटरेचर के भाई 30 ईयर का प्लान। तो जो हमारी कलीग है उनकी उम्र भी 30 साल की है, मैं 50 साल का हूँ, कलीग तो 30 साल के हैं सब। मैंने उनको पूछा कि आप 50 साल के हो? हाँ, आई एम 50। तो मैंने वो मेरी कलीग को बोला कि तुम सच मेरे को बताओ, तुम 30 साल का प्लानिंग करके कर रही हो क्या इन्वेस्ट? बोला नहीं। मतलब तो तुम ये लिटरेचर में क्यों लिखा है कि 30 साल के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? तो ये सब करके मेरे को समझ में आया कि ये जो लॉन्ग टर्म है ना, वो आउटकम है। सी मतलब लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, यू आर मैरिड, यू कैन टेल योर वाइफ कि हम लोग 7 जन्म के साथी हैं, हम लोग तो लॉन्ग टर्म है, ऐसा बोलो, रोज़ बोलो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, राइट। फिर है ना, घर जाओ, कभी पी के घर पे आओ, कभी बच्चे को चमाट मार दो, कभी वेकेशन ही नहीं लो, पैसा उड़ा दो, अय्याशी करो, बदतमीजी करो, तो आपकी वाइफ या मेरी वाइफ ऐसा बर्ताव करेंगे तो क्या बोलेगी कि यार भाई तू जब भी बात करता तो बोलता है लॉन्ग टर्म है, लेकिन इधर तू लॉन्ग टर्म के 1 हफ्ता रहना मुश्किल कर दिया यार। हाँ, अय्याशी करता है, दारू पीता है, पैसा उड़ा देता है, बच्चे के साथ बैड बिहेवियर करता है। तो बोलने का क्या मतलब है, हम लोग भी सबको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, किसी दिन तुम्हारा NAV 20% ऊपर है, अगले साल NAV 20% नीचे है। अपने किसी को बोला कि भाई तुम ये थीमेटिक फंड में SIP कर दो, बेचारा SIP कर रहा है, फिर अपन उसको बोले कि अभी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड आ गया, तो कैसे लॉन्ग टर्म रहेगा? सो व्हाट हैपेंस इज दैट द इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस वी गिव, the volatility that we give, the journey that people have, the communication that we make, that will determine whether people will be long term or not. किसी को ऐसा बोलोगे कि तुमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए, तो भाई वो तो मालूम है, लेकिन हम बर्ताव कैसा करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा इम्पार्ट करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा ना कि भैया लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। अपन किसी को बोलेंगे यू शुड बी लॉन्ग टर्म, हाँ, और फिर किसी दिन +10% अल्फा आ रहा है, तो फंड में आ गया पैसा, अगले साल -20 अल्फा आ रहा है, तो बेचारा कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म? सो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज दैट हैविंग लो वॉलेटिलिटी, मतलब don't expect investor to do something, you ensure that you are consistent with SIP, you are having low volatility in the products, you manage your funds for consistency. सबका अल्फा हर साल पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव जाता है, और नेगेटिव होता है तो भाई तमीज़ से होता है कि मैदान के बाहर जाता है। सो आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर, सो इन्वेस्टर्स आर मेकिंग मे बी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एरर्स, बट वी ऑल्सो नीड टू वर्क हार्ड। देखिए स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट कुछ नहीं होता है,
बट इनकंसिस्टेंट में कितना इनकंसिस्टेंट होता है, हाउ बैड डज इट गेट, दैट रिस्क मैनेजमेंट, डाउनसाइड कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, दोज थिंग्स इवन एवरीबडी हैज़ टू वर्क ऑन। वो मेरा लर्निंग है कि भाई लॉन्ग टर्म बोलने से कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता है। आप उसको लॉन्ग टर्म रहना पॉसिबल करो, यू क्रिएट द सर्कमस्टांसेस दैट दे कैन बी लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म्स। सो इन द शॉर्ट टर्म इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन बी लॉन्ग टर्म। नहीं, बट क्या होता है सर, वो कंपैरिजन बहुत होता है ना कि सर मेरा तो नंबर 1 आया नहीं, हमें हर साल वो देखना होता है कि हमारा फंड नंबर 1 पे आए तब मैं चलूंगा, वरना लगता है कि यार देख उसने तो दिया था, तुमने नहीं वो बताया। भी मेरा लर्निंग है कि भाई नंबर 1 को मत देखो, जो कंसिस्ट समझो अच्छे में, समझो एक कैटेगरी में 24 फंड है, तो 24 को आपको पता है स्टैटिस्टिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट 6 को बोलते हैं टॉप क्वार्टाइल, 7 से 12 सेकंड क्वार्टाइल, 13 से 18 थर्ड क्वार्टाइल, 19 से 24 फोर्थ क्वार्टाइल, ऐसे बोलते हैं। तो फंड वैसा होना चाहिए कि भाई अच्छा करे ना तो 24 में से 5 छठा आना चाहिए, लेकिन शर्त ये कि ख़राब करे ना तो ख़राब टाइम में भी 12 और 15 के बीच में आना चाहिए, सब एकदम मैदान के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने अक्सर आपने देखा होगा जो 1 आता है ना वो कभी न कभी 24 दिखाता है। 24 पे आएगा वो, सीधा ही लंका लग जाएगी। हाँ, सो वो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, नॉट एक्सट्रीम आउटकम्स। देखिए एक्सट्रीम आउटकम से इमोशन आता है ना, ग्रीड, फियर, दे आर एक्सट्रीम आउटकम्स। व्हेन डू यू बिकम ग्रीडी? इन September 24। व्हेन डू यू बिकम फियरफुल? 2 साल तक रिटर्न नहीं आया, राइट? सो इतना एक्सट्रीम आउटकम होएगा तो इमोशन इन्वोक होएगा, तब फंसेंगे। हाँ, और इमोशन इन्वोक होएगा तब फंसेंगे, दैट इज द पॉइंट। ब्रिलियंट यार, मज़ा आ गया। ये लास्ट की कॉन्वर्सेशन वाज क्रेजी, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, आई एम वेरी श्योर आपको भी आया होगा। टुवर्ड्स द एंड चलते हैं सर, बिल्कुल क्लोजिंग पे आ चुके हैं हम, रैपिड फायर करते हैं और कुछ मेरे मार्केट के माइंडसेट के रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अपना एक ऑप्शन चूज कर सकते हो जो आपका फर्स्ट दिमाग में आ रहा है, कोई लॉजिकल, अगर आपको उसको रीजनिंग भी देनी तो फ्री टू डिस्कस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए? नाउ इंडिया। नाउ इंडिया, इंडियन मार्केट और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट? ये डाइवर्सिफाई करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। इंडियन मार्केट या मतलब इक्विटी या फिर गोल्ड? इक्विटी। गोल्ड या फिर सिल्वर? गोल्ड। सिल्वर या फिर कोई आईटी स्टॉक? आईटी। मतलब आईटी सेक्टर या सिल्वर? Yeah, मतलब IT। क्योंकि सिल्वर भी बहुत वॉलेटाइल है, इधर आईटी भी बहुत वॉलेटाइल है, तो आपके हिसाब से हाँ, आईटी? लेकिन इसमें ईपीएस है ना, फ्री कैश फ्लो है, ईपीएस है, यील्ड है। इंटरेस्टिंग। अगर मेरे को अपने पहले 10 लाख रुपए इकट्ठे करने तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? It's not easy if you start earning today and you want to reach 10 lakh rupees, तो इन्वेस्टिंग तो बाद में आता है, एक्सपेंस मैनेजमेंट और सेविंग पहले आता है, एंड देन यस यू शुड डू SIP, एंड एवरी ईयर व्हेन यू गेट अ बोनस यू शुड सेव अ रीजनेबल पार्ट। राइट नाउ मार्केट वैल्यूएशन पे SIP या गल्पिंग, आपने एक बार बोला था लमसम? खाली 3-6 महीना में बोलूँगा SIP STP करना चाहिए। आने वाले 3-6 महीने में ज़रूर एक जो मैंने बोला ना कि भाई यूएस का ये AI, टेक्नोलॉजी, US, मिड टर्म इलेक्शन, वेस्ट एशिया, ये जो सारी चीज़ें कभी कभी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है ना, सो आई थिंक द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। तो आने वाला 3-6 महीना आप सिस्टमैटिक वगैरह करो, बट इफ़ यू डू लमसम ऑल्सो यू विल मेक मनी, यू नीड जस्ट 18 months टाइम होराइजन, 18 months प्लस टाइम होराइजन। ये अभी जो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूएस के फंड्स आ रहे हैं या इंटरनेशनल फंड्स आ रहे हैं और गिफ्ट सिटी फंड्स आ रहे हैं इंडिया में, इज इट एन अपॉर्चुनिटी और गिमिक लुकिंग एट दी पास्ट रिटर्न्स? नहीं, इट्स ए अपॉर्चुनिटी ना, बिकॉज गिफ्ट सिटी में तो हम लोग वी कैन डू इमर्जिंग मार्केट्स, वी कैन डू एनी फंड। सो गिफ्ट सिटी इज जस्ट ए license or a regime where you are enabled to invest outside the country. So it's a good opportunity to diversify. Yeah. इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट डिस्कशन, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई नो अभी जस्ट आप ट्रैवल करके आए और हमने आपको सेशन के लिए, डिस्कशन के लिए रोक लिया, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, अपना व्यू डालिए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, क्या है चीज जो क्वेश्चन अभी मैंने मिस कर दिया पर आप चाहते हो कि हमारे नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर वो इमीडिएटली रेलेवेंट क्वेश्चन हुए कुछ तो उनके ऊपर हमें कोई शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या सर से ऑनलाइन कनेक्ट होकर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपने कॉमेंट्स को डालिए, और अगर सपोज करते हैं आपको नीचे कोई क्वेश्चन दिखता है, उसका जवाब भी आपको पता है, उसका जवाब आप खुद भी दीजिए, हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे, एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए।